नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में एक पेपर भाषा का भी होता है। आज हम इस वीडियो में हिंदी भाषा के पेपर पर बात करने वाले हैं। उसका क्या सिलेबस है और इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। तो हमारी जो वीडियो है वो हिंदी भाषा पर केंद्रित रहेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पूरे प्रश्न में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पूरे पेपर में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिंदी भाषा का जो पेपर होता है उसमें प्रश्नों की संख्या होती है 50 और आपको हल कितने करने होते हैं। इन 50 प्रश्नों में से आपको 40 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं, हल करने होते हैं। एक प्रश्न की जो मार्किंग है वो 5 नंबर की होती है और अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपका 1 मार्क्स काटा भी जाता है, यानी -1 की मार्किंग भी होती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि टोटल कितने नंबर का पेपर होता है। ये 200 नंबर का पेपर होता है। अगर आप इस पेपर की ठीक तरीके से तैयारी करते हैं तो निश्चित तौर से आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं और इस एग्जामिनेशन में यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में सफलता प्राप्त करने की अपनी जो दर है, अपनी जो संभावना है, उसको बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस हिंदी भाषा के पेपर का सामान्यतः सिलेबस क्या है। सिलेबस में क्या चीजें शामिल होती हैं, तो एक शामिल होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन, यानी अपठित गद्यांश आपका इसमें शामिल होता है। एक शामिल होता है आपकी वर्बल एबिलिटी, जिसको हम मौखिक अभिक्षमता कहते हैं। इसी प्रकार से वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थीकरण यानी री अरेंजिंग ऑफ पार्ट्स इसमें शामिल होता है, जब आपको किसी वाक्यांश को पूरा करने के लिए उसके अलग अलग भागों को रीअरेंज करना होता है। उसी प्रकार से सही शब्द का चयन, पर्यायवाची और विलोम शब्द और शब्द संग्रह या भंडार, इसमें काफी चीजें शामिल होती हैं। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि इस पूरे सिलेबस को हम थोड़ा सा विस्तार से देखने का प्रयास करें। और जब हम विस्तार से देखते हैं तो सबसे पहले हम कॉम्प्रिहेंशन को ही देखने का प्रयास करेंगे। आपसे 3 तरह के कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे। कौन कौन से कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे जो आपके सिलेबस में शामिल है? एक फैक्चुअल प्रकार का कॉम्प्रिहेंशन होगा, यानी तथ्यात्मक प्रकार का एक कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछा जाएगा। तथ्यात्मक प्रकार का सिर्फ कोई भी कॉम्प्रिहेंशन होगा तो ऐसे तथ्यों पर आधारित होगा जो प्रामाणिक होंगे, यानी ऐसे तथ्यों का इस्तेमाल किया जाएगा जिनकी प्रामाणिकता वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध होगी। तो इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन को ठीक तरीके से हल करने के लिए आपको बहुत ध्यान से उसको पढ़ने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से एक और कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा जो आपका नैरेटिव बेस्ड होगा, यानी कथात्मक होगा। ये कथा आपकी सामान्य जनजीवन में प्रयोग होने वाली के कथा के उदाहरणों से भी उसको लिया जा सकता है, और वहीं जो आपके सामान्य तौर से पौराणिक कथाएं हैं, किसी भी विषय से संबंधित हो सकती हैं, उनसे भी ये आ सकता है, ये पैराग्राफ आ सकता है, गद्यांश आ सकता है। उसी प्रकार से साहित्यिक क्षेत्र से भी आपका गद्यांश आ सकता है। और जब हम साहित्यिक क्षेत्र की बात करते हैं तो न केवल ये गद्यांश के रूप में आपके सामने आ सकता है, बल्कि कुछ पंक्तियों के रूप में यानी काव्यात्मक रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है। और जब काव्यात्मक रूप से आपसे पूछा जाएगा तो उसके नीचे प्रश्न होंगे और उसके भावार्थ के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो 3 तरह के गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से अगर हम मौखिक अभिक्षमता की बात करें तो मौखिक अभिक्षमता का सामान्य मतलब क्या होता है? जब आप किसी से बात करते हैं तो शब्दों का चयन आपका बेहतर होना चाहिए। और जब आप न केवल शब्दों का चयन बेहतर होना चाहिए, बल्कि आपके वाक्यांश की जो रचना है, जो आपके वाक्य की रचना है, वो भी बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। क्योंकि इन चीजों में जितनी ज्यादा स्पष्टता होगी उतनी ही बेहतर तरीके से सामने वाले को आप अपनी बात कन्वे कर पाएंगे, यानी उसको बात अपनी समझाने में आप सक्षम हो पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपकी वर्बल एबिलिटीज बेहतर हो, और वर्बल एबिलिटीज बेहतर हो इसके लिए जरूरी है कि आपके अल्फाबेट्स पर और साथ ही साउंड्स पर पकड़ हो। किसी भी भाषा के वर्णमाला और ध्वनियों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। और जो शब्दों का आप इस्तेमाल करते हैं, जिस वाक्य रचना का आप इस्तेमाल करते हैं, उसमें वर्तनी की शुद्धि होनी चाहिए, यानी वो बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। यही कारण है कि आपसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई भी वाक्य दे दिया जाएगा या कोई शब्द दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इस वाक्य की सही संरचना क्या होगी, या इस वाक्य में कौन सा गलत शब्द इस्तेमाल किया गया है, या कोई गलत शब्द आपसे दिया जाएगा और ऑप्शन दिए जाएंगे कि इसका सही रूप क्या होगा, यानी वर्तनी की दृष्टि से आपको उसको शुद्ध करना होगा। तो इस तरह के प्रश्न आपकी मौखिक अभिक्षमता यानी वर्बल एबिलिटीज में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार से एक सेक्शन है आपका वाक्यांश का पुनर्व्यवस्थीकरण यानी रीअरेंजिंग ऑफ पार्ट्स। इसमें क्या होगा, कोई भी वाक्यांश होगा उसे टुकड़ों में दिया जाएगा आपको,
और टुकड़ों में 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि इसको पुनर्व्यवस्थित करें। यानी पुनर्व्यवस्थित करने का मतलब क्या होगा कि इन सभी टुकड़ों से एक वाक्यांश की रचना करें जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध हो। तो इसमें आपके सामने कई ऑप्शन होंगे, जैसे 5, 3, 4, 2, 1 इस प्रकार के ऑप्शन होंगे। तो जो भी आपकी व्यवस्था होगी, या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि पहले नंबर पर 3 आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 5 आएगा, या फिर 2 आएगा। तो इस तरह के आपके ऑप्शन होते हैं। तो जो भी सही संरचना है वाक्य की, उसका आपको उनके पार्ट्स को रीअरेंज करना होगा, इसलिए इसको कहा जाता है वाक्यांश का पुनर्व्यवस्थीकरण। इसी तरह से आपके सामने सही शब्द के चयन से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। सही चयन का मतलब क्या हुआ, कैसे आप सही शब्द का चयन करेंगे। जैसे आपके सामने कोई वाक्यांश दे दिया जाएगा और एक स्थान को रिक्त छोड़ दिया जाएगा, और फिर आपके सामने ऑप्शन आएंगे और आपको चुनना होगा कि इस रिक्त स्थान पर कौन सा वाक्य आएगा, कौन सा सही, माफ कीजिएगा, कौन सा शब्द आएगा। तो आपको ये शब्द यहां पर भरना होगा, यही है सही शब्द का चयन। साथ ही इसके अंतर्गत आपके सामने कोई उद्धरण भी आ सकता है, यानी कोई पैराग्राफ भी आ सकता है, और उस पैराग्राफ में कई स्थान होंगे जो रिक्त स्थान होंगे, और उसके सामने इस प्रकार के नंबर लिखे होंगे, और फिर कई ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, कई शब्द दिए जाएंगे, और आपसे कहा जाएगा कि इन शब्दों को यहां पर भरिए कि कौन सा सही शब्द यहां पर इस पूरे उद्धरण में आ सकता है। यही है सही शब्द के चयन को जांचने की एक प्रक्रिया। तो इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न आएंगे। उसी तरह से कुछ पर्यायवाची प्रश्न आपके सामने आएंगे। पर्यायवाची का एक सामान्य उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे पुष्प का पर्यायवाची पूछा जा सकता है। पुष्प के जैसे कई पर्यायवाची होते हैं। पुष्प के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, जैसे इसका पर्यायवाची है फूल, इसका पर्यायवाची गुल भी होता है, इसी तरह से पर्यायवाची कुसुम होता है, सुमन होता है। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी तरह से विलोम शब्द भी आपसे पूछे जा सकते हैं, यानी जो भी शब्द आपके सामने आएगा उसका विपरीत शब्द आपको बताना है। जिस प्रकार से आकाश, आकाश का विपरीत पाताल हो गया। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना है। शब्द संग्रह और शब्द भंडार में कई चीजें शामिल होती हैं। कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं, जैसे मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरों को आप किस तरह से परिभाषित करेंगे, मुहावरे का क्या मतलब हुआ, ऐसे वाक्यांश या ऐसे पद आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे जिनका जो अर्थ है वो लाक्षणिक होता है, विलक्षण अर्थ होता है। उसी प्रकार से लोकोक्तियों में ऐसी चीज शामिल होती हैं जिसमें सदियों का अनुभव होता है, सदियों की सीख शामिल होती है। तो लोकोक्तियों में ऐसी वाक्यांश को शामिल किया जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे प्रश्न इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। इसमें किस तरह की प्रश्न शामिल होते हैं, जैसे आपसे कहा जाए कि ये बहुत अधिक जानने के लिए उत्सुक रहता है, तो बहुत अधिक जानने के लिए उत्सुक व्यक्ति को क्या कहा जाता है, जिज्ञासु। तो यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया जिज्ञासु। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह से श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द भी आपसे पूछे जाते हैं, यानी ऐसे शब्द जो श्रुति सम हो, यानी सुनने में आपको समान लगे लेकिन उनका अर्थ भिन्नार्थक यानी भिन्न प्रकार का अर्थ होता है। इस तरह का उदाहरण आप किस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे एक शब्द लीजिए मूल्य और मूल, ये सुनने में एक समान है लेकिन इनके अर्थ भिन्न है। जैसे मूल का अर्थ है जड़ और इसी प्रकार से मूल्य का अर्थ है कीमत। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि उपसर्ग और प्रत्ययों से संबंधित भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उपसर्ग कैसे शब्द होते हैं, ऐसे उपसर्ग को उनको कहते हैं जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके उस शब्द के अर्थ को बदल देते हैं। जैसे अति एक उपसर्ग है, और किसी शब्द जैसे रिक्त में इसको अगर जोड़ दिया जाए तो शब्द क्या होगा, अतिरिक्त, तो एक नया शब्द बन जाएगा। तो यहां पर अति क्या हुआ, अति हुआ उपसर्ग। इसी प्रकार से कुछ शब्दों के अंत में जुड़ करके बाद के किसी शब्द के अंत में जुड़ करके कुछ शब्द बनते हैं, उनको हम कहते हैं प्रत्यय, यानी जो बाद में जुड़ते हैं। जैसे हम गो को आप सर्व के बाद में जोड़ेंगे तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सर्वज्ञ, यानी जो सब कुछ जानता हो। तो यहां पर ग क्या हुआ, ज्ञ हुआ प्रत्यय। इसी तरह से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, एक और सेक्शन है आपका हिंदी की शब्द संपदा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसमें सामान्य तौर से किन शब्दों को शामिल किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है तत्सम तद्भव शब्द को। तत्सम तद्भव शब्द का क्या मतलब हुआ,
हमारी भाषा में यानी हिंदी भाषा में ऐसे बहुत से शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं। तो उनमें से कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से सीधा हिंदी में स्वीकार कर लिए गए, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में संस्कृत से कुछ परिवर्तनों के साथ आए हैं। जैसे एक शब्द का आप इस्तेमाल करें, जैसे हस्त एक संस्कृत का शब्द है और आप इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो हाथ के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो हाथ हिंदी का शब्द है जो हस्त से आया है। तो हस्त जो होगा वो तत्सम शब्द होगा और हत जो होगा वो तद्भव शब्द होगा। इसी प्रकार से देशज और विदेशज भाषा से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। एक शब्द आपने सुना होगा रिक्शा। तो रिक्शा सामान्य तौर से आजकल हिंदी भाषा में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये मूल किस क्या है इसका, ये जापानी मूल का है, ये जापानी शब्द है रिक्शा। तो देशज और विदेशज शब्द भी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इसी प्रकार से एक सेक्शन विविध के रूप में भी इस्तेमाल किया गया है। सामान्य तौर से इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। विविध में यह है कि व्याकरण, हिंदी व्याकरण का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, तो उससे पूछे जाने की भी संभावना रहती है। अगर इन सभी प्रश्नों को, इन सभी सेक्शंस की आप ठीक तरह से तैयारी करते हैं तो इस प्रश्न पत्र में बेहतर प्रदर्शन करने की आपकी जो संभावना है वो बढ़ जाती है। और इसलिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र है, यानी वर्ष 2022 के और वर्ष 2023 के जो प्रश्न पत्र है उनका ठीक तरीके से आप अध्ययन करें, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स का। और इस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही जो मार्केट में आपके पास उपलब्ध जो पेपर है, यानी जो आपके अभ्यास प्रश्न जो आपको मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे, उन अभ्यास प्रश्नों को भी आप लगातार हल करते रहें ताकि आपकी एक प्रैक्टिस होती रहे। और इस प्रैक्टिस के आधार पर जहां भी सुधार करने की आवश्यकता हो, चाहे वो आपकी एनसीईआरटी की किताबें हो या हिंदी भाषा से संबंधित अन्य पुस्तकें आपको मार्केट में मिल जाएंगी, चाहे वो अरिहंत से जुड़ी हुई हो या अन्य पब्लिकेशन की हो, उससे संबंधित आप अपने अध्ययन को भी मजबूत करते रहें। और इन सारी चीजों को करने में आपके लिए जरूरी है कि आप अपने समय को ठीक तरह से प्रबंधित करें, यानी टाइम मैनेजमेंट आपका ठीक तरीके से होना चाहिए। अगर सही टाइम मैनेजमेंट के साथ इन सभी पोर्शन पर आपने सही तरीके से तैयारी की और ये ध्यान रखा कि किस पोर्शन से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस पोर्शन का ज्यादा महत्व है, तो निश्चित रूप से आप हिंदी भाषा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे और आपकी जो संभावना है इस परीक्षा को क्वालिफाई करने की वो बढ़ जाएगी। तो यही हिंदी भाषा से संबंधित सिलेबस और रणनीति थी। उम्मीद है कि आप अपनी परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। धन्यवाद।